आज का हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फार्मर्स पी एंड क्यू कल्टिवेट्स ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। टू फार्मर्स हैं पी एंड क्यू, 3 तरीके के राइस को कल्टिवेट करते हैं। एक है बासमती, परमल और नौरा। द सेल ऑफ दीज वेराइटी बाय बोथ द फार्मर्स इन सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन। वो क्या कह रहे हैं, उनकी सेल बताई है रुपीज़ में इन तीनों वैरायटी ऑफ राइस की बाय बोथ द फार्मर्स इन अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने की सेल आपको बताई गई है। तो यहाँ पर यह है आपके पास एक ए मैट्रिक्स, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है सितंबर की सेल, किसके, पी ने कितनी करी, बासमती की, परमल की और नौरा की। और क्यू ने सितंबर में कितनी सेल करी, बासमती की इतनी, परमल की 30,000 और नौरा टाइप के राइस की 10,000। इसे उसने डिनोट किया है ए मैट्रिसेस से, सितंबर की सेल को दिखाया है दोनों के दोनों फार्मर्स की ए मैट्रिसेस से, और बी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अक्टूबर की सेल तीनों टाइप के राइस की। ये है पी का डेटा, ये है क्यू का डेटा अक्टूबर की सेल का। अब वो कह रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। कंबाइंड सेल बताओ सितंबर की और अक्टूबर की दोनों मिला के कितनी हुई है, हर एक फार्मर की बतानी है, केवल पी की नहीं बतानी, इन ईच वैरायटी और हर एक वैरायटी के लिए बतानी है। अब देखो, हर एक वैरायटी के लिए बताएं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर आप ए और बी मैट्रिसेस को ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, दोनों के दोनों की कंबाइंड सेल, इनकी 15,000, ये आ जाएगा 30,000, 30,000 प्लस 6,000 36,000, 50 प्लस 20 70,000, 30 प्लस 10 40,000 एंड 10,000 प्लस 10,000 20,000। ये आपके पास आ जाएगा पी का कंबाइंड सेल, कौन से महीने का, सितंबर और अक्टूबर का, दोनों का कंबाइन, किसका, बासमती टाइप के राइस का, परमल टाइप के राइस का और नौरा टाइप के राइस का। ये जो डेटा है ये आपका क्यू का डेटा है, कंबाइन सितंबर और अक्टूबर का डेटा। कंबाइन कितनी सेल करी क्यू ने, बासमती राइस की कितनी सेल करी सितंबर और अक्टूबर में मिला के, क्यू ने परमल टाइप के राइस की सितंबर और अक्टूबर कंबाइन में कितनी सेल करी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। अगर वो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता कि हमें सेल बताओ, कंबाइंड सेल सितंबर और अक्टूबर की केवल पी के लिए, ये जो पी फार्मर है केवल इसकी सेल बताओ, कंबाइंड सेल सितंबर और अक्टूबर में मिला के कितनी हुई है, तो हमारे पास पी का डेटा कितना होता, 10,000, केवल ये वाली रो मैट्रिक्स 20,000 और ये आ जाएगा 30,000। ये है पी की सेल सितंबर की, और पी की सेल अक्टूबर की कितनी है, 5,000, 10,000 और 6,000। तो केवल अगर हमें पी की सेल बतानी होती कंबाइन तो हम पी के ही डेटा को ऐड करते। सिमिलरली अगर हमें क्यू की सेल बतानी होती तो हम क्यू के डेटा को ऐड करते। या वो हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता कि कंबाइंड सेल बताओ बासमती राइस की, किसमें, सितंबर और अक्टूबर में कंबाइन करके, तो हम केवल बासमती के डेटा को ऐड करते। 10,000 प्लस 5,000 पी की कंबाइंड सेल एंड 50,000 प्लस 20,000 ये आ जाती क्यू की कंबाइंड सेल। मीन्स कॉलम मैट्रिक्स पर फोकस करते। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कितनी सेल डिक्रीज हुई, तो सितंबर में इतनी थी, अक्टूबर में इतनी थी, तो कितनी क्वांटिटी से वो डिक्रीज हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो ये 10,000 माइनस 5,000 मीन्स यहाँ पर इतनी सेल डिक्रीज हुई, 20,000 माइनस 10,000 सेल, 30,000 माइनस 6,000 24,000, 50,000 माइनस 20 ये आ जाएगा 30,000, 30,000 माइनस 10 इतने से डिक्रीज हुआ है, और ये कुछ भी डिक्रीज नहीं हुआ है। If both receives 2% profit on gross sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October.
वो कह रहा है अगर दोनों के दोनों रिसीव करते हैं 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, टोटल जो भी वो सेल करते हैं उसमें 2% का प्रॉफिट रिसीव करते हैं, तो आप क्या करो, आपको बताना है हर एक फार्मर का कितना प्रॉफिट होगा एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर, केवल अक्टूबर के केस पर बताना है हर एक फार्मर का हर एक टाइप की वैरायटी में कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर इंडिविजुअली साइड में कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि अगर हमें पी के बासमती में प्रॉफिट बताना है तो 5000 का 5% कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उससे 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। मीन्स हमें एक नई प्रॉफिट मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमें अक्टूबर का डेटा लेना है तीनों टाइप के राइस का और दोनों लोगों का। तो हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, वो किसके इक्वल होगी, या तो हम इंडिविजुअली सोच सकते हैं कि हर एक का हम 5% निकालें, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट मैट्रिक्स आएगी एक सी मैट्रिक्स, वो 5/100 टाइम्स ऑफ होगी सारे के सारे डेटा के। मीन्स हमें हर एक डेटा को 5/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जितने का भी प्रॉफिट होगा वो हमें निकाल कर देगा। मीन्स प्रॉफिट के टोटल बाद के रुपीज़ नहीं बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि कितना प्रॉफिट रिसीव किया है। 5000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000। 5,000 का 5%, 10,000 का 5%, 6,000 का 5%। यहाँ पर इतना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कंबाइन सबका प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये आपके पास आंसर है, इसे खुद से प्रैक्टिस करें। फिर अगला क्वेश्चन है, मीरा एंड सीमा आर टू फ्रेंड्स। मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन्स एंड 5 बुक्स। मीरा का डेटा दिया हुआ है, कितने पेन बाय करना चाहती है मीरा? मीरा बाय करना चाहती है 2, अभी हम जनरली यहाँ पर लिख लेते हैं 2 पेन्स एंड 5 बुक्स। एक सीमा है, वो कितने पेन बाय करना चाहती है? 8 पेन्स और 10 बुक्स। पेन 5 रुपीज़ ईच मिलेगी, बुक जो मिलेगी वो ₹50 ईच मिलेगी। यानी जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है पेन की, और जो बुक की कॉस्ट है ईच वो 50 रुपीज़ है। अब वो कह रहा है हाउ मच डज ईच नीड टू स्पेंड, शो इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब भी आप प्राइस मैट्रिक्स बनाओगे याद रखना तो आप उसे कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे देखो, अगर आप जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप किस तरीके से करते, अगर आपके पास आपको क्या करना है, उसने क्या क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक को कितना पैसा खर्च करना पड़ा। तो अगर आप मीरा का कैलकुलेशन करते हैं, आप कहते हैं एक पेन अगर 5 रुपीज़ की है, 2 पेन कितने की ली होती, 2 इंटू 5, और एक बुक अगर 50 रुपीज़ की है तो उसने 5 बुक खरीदी है, तो वो 5 बुक कितने की आती, 5 इंटू 50 इतने रुपीज़ की। तो टोटल उसे कितने रुपए पे करने होते मीरा को, इतने रुपीज़ पे करने होते। अगर हम सीमा की बात करते हैं तो एक पेन अगर 5 की है तो उसने टोटल एक पेन खरीदी है, और एक बुक अगर 50 रुपीज़ की है तो टोटल उसने कितनी बुक ली है, 10 बुक ली है। तो टोटल उसे बुक के लिए कितने पे करने पड़ते, 10 इंटू 50। तो यहाँ पर दोनों में देखो ये चीज़ कॉमन है, ये प्राइस मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर पेन, बुक, ये है मीरा का डेटा, ये है सीमा का डेटा, जैसा इस तरीके से लिखा गया है 2, 5, 8, 10, और प्राइस मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। यहाँ पर 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू, सॉरी ये 50 है, 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल किसने कितना पे किया है, आ जाता है 10 प्लस 250,
40 प्लस 500, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 260 रुपीज़ मीरा पे करेगी टोटल, और 540 रुपीज़ 25 10 5 5 से 25 250 प्लस 10 260 8 5 40 540 रुपीज़। यहाँ पर ये आपका आंसर रॉन्ग। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आएगा निकल कर वो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो जो याद रखना, जब भी आपको प्राइस मैट्रिक्स लिखनी है किसी का भी ईच की आपको कॉस्ट दी हुई है, आपको प्राइस मैट्रिक्स को कॉलम से रिप्रेजेंट कर देना है कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर साइड में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, आपको ए इंटू बी और बी इंटू ए कैलकुलेट करना है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बी मैट्रिक्स है 1 3 0 2 -1 4, और सी मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। आपको शो करना है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आपने कैलकुलेट करना है, पहले हम इसको देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, a इंटू बी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आपके पास आएगा a 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बी मैट्रिक्स है 1 0 -1 3 2 4। अब देखो ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो आपके पास जो निकल कर आएगी वो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स आनी चाहिए। मीन्स उसमें 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम, इस तरीके के उसके एलिमेंट हमें दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फर्स्ट रो से सबसे पहले फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 1। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 3 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 2 2 -4। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम प्लस 0 -3। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू 2 0 3 4 12। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 -2 3 3 9 -2 प्लस 6। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 प्लस 2 5 -4 1 -1 12 प्लस 6 18 3 -2 1, और ये आ जाएगा 2 इंटू 4 सॉरी 8 के इक्वल। थर्ड रो से थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 -2 प्लस 2 इंटू 4 8, ये आ जाएगा 15 के इक्वल। तो ये जो मैट्रिक्स निकल कर आई, ये आई ए इंटू बी। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, तो 2 1 -1 18 1 15, और एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ये है 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ये है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो आपके पास जो निकल कर आएगी तो 3 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स दिखाई देनी चाहिए। तो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है रो टू कॉलम। रो टू कॉलम आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 0। फर्स्ट रो को थर्ड से 6 -2, इसको फोर्थ से -8 प्लस 1। उसके बाद सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 प्लस 36, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -2 प्लस 0, फिर थर्ड कॉलम से -3 -36, फिर जाएगा 4 प्लस 18। फिर थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस 30 2 प्लस 0 3 -30 -4 प्लस 15। इसका फाइनल आंसर आएगा 4 4 6 -2 4 -7 35 -2 -39
22, 31, 2 माइनस 27 और 11। तो ये आपके पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का a इंटू बी इंटू सी का। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर हम a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो वो भी इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे b इंटू सी की वैल्यू। b किसके इक्वल है हमारे पास, b मैट्रिक्स है, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। b मैट्रिक्स है 1 3 0 2 माइनस 1 4 के इक्वल, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है c मैट्रिक्स के साथ। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल कर आएगी रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास आएगा 1 + 6 2 + 0, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 3 - 6, फिर फर्स्ट रो को -4 + 3। फिर सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 + 4, सेकंड को सेकंड से 0 + 0, सेकंड को थर्ड से 0 - 4, फिर सेकंड को फोर्थ कॉलम से 0 + 2, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 + 4 × 2 8, -2 + 0, -1 को 3 से -3 + 4 × -2 -8, फिर -1 × -4 4 + 4 × 1 4। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करके 1 + 6 7, 2 - 3 -1, 0 + 4 4, 0 -4 2। उसके बाद ये आएगा आपके पास एक -1 है, ठीक है। ये थर्ड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × 1 -1 आएगा। तो 8 - 1 7, -2 + 0 -2, -3 - 8 -11 और 4 + 4 8। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है a इंटू बी की। अब देखो आपको कहना था अगर a इंटू बी इंटू सी निकालना है तो उसने कहा a इंटू बी निकालो और उसको c के साथ मल्टीप्लाई करो। a इंटू बी इंटू सी निकालने के लिए पहले b इंटू सी निकालो और उसको a के साथ मल्टीप्लाई करो। अब आपने क्या किया, b इंटू सी की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नंबर के केस में क्या करते थे आप, जैसे आपको 2 × 3 इंटू इस तरीके से दिया हुआ है, आपने कहा 2 × 3 6 लिख दिया और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि चलो 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने b इंटू सी की वैल्यू कैलकुलेट करी, ब्रैकेट सॉल्व किया। अब अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो a को आगे ही लिखोगे, पीछे नहीं लिखोगे, जैसे दिया हुआ है उसी फॉर्म में लिखोगे। क्योंकि सपोज करो ये p मैट्रिक्स है, ये जो भी b इंटू सी निकल कर आई, अगर आपने उसे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो आपको p इंटू a इंटू पी मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको पीछे से मल्टीप्लाई किया तो आपको p इंटू ए का आंसर मिलेगा। क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता है जनरली, तो हम कह नहीं सकते कि a इंटू पी की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो p इंटू ए के इक्वल निकल कर आएगी। लेकिन हाँ, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो वो जैसा लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से रखना है तो वो उसको फॉलो करेगा, उसमें आपको कम्यूट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है। तो अगर आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो जैसे आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है आप उसी तरीके से रखोगे, आपको आंसर मिलेगा। तो आपको b इंटू सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन a को कहाँ होना चाहिए, आप a को आगे रखोगे। तो ये है a और ये है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट रो पे 7 + 4 - 7, तो फर्स्ट को सेकंड से करोगे तो 2 + 0 + 2, फर्स्ट को थर्ड से करोगे -3 - 4 + 11, फिर फर्स्ट को 4 से करोगे -1 + 2 - 8, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 14 + 0 + 21, फर्स्ट रो को सेकंड से करोगे तो 4 + 0 - 6, फर्स्ट को थर्ड से करोगे तो -6, -6,
सेकंड को थर्ड से करोगे तो -6 + 0 -33। फिर इसको फोर्थ से करोगे तो -2 + 0 + 24। फिर थर्ड रो को फर्स्ट से करोगे तो 21 -4 + 14। फिर इसको सेकंड से करोगे तो 6 + 0 -4। इसको थर्ड से करोगे तो -9 + 4 -22। फिर इसको लास्ट कॉलम से करोगे तो -3 -2 + 10। इसका जो आंसर निकल कर आएगा यह आ जाएगा 4, 2 + 2 4 -7 + 1। यहाँ पर 4 -3 -4 + 11 यह आ जाएगा 4 के इक्वल। -9 + 2 -7 14 + 21 35। 4 - 6 - 2 -6 - 33 आ जाएगा -39। 24 - 2 22। 21 + 14 हो जाएगा 35। 35 - 4 31। 6 - 4 2। ये आ जाएगा आपके पास -27। इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 - 2। यहाँ पर 11 आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। 3 - 1 2 को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, तो आ जाएगा -3 - 2 प्लस यहाँ पर है 16। इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो आपके पास ये जो है ये RHS की वैल्यू है 444 - 7। अभी हमने जो LHS निकाला था उसकी वैल्यू भी इतनी ही आ रही थी। हमने वेरीफाई कर दिया कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सेम आपके पास एक इस तरीके का क्वेश्चन है, आपके पास 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपको वेरीफाई करना है कि A + B × C यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल होता है, A × C + B × C के। जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर A है इंटू C दिया गया है, इसे C × A मत लिखना, ठीक है, नहीं तो कम्यूट करेगा और कम्यूट की प्रॉपर्टी रूल नहीं करती है। तो आपको जैसा दिया हुआ है पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को A + B की वैल्यू ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर इसको C से मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड में आप A × C निकालोगे, फिर B × C निकालोगे। इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। आपको शो करना है कि A का क्यूब -23 टाइम्स ऑफ A -40I किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो A का क्यूब कितना होगा, A × A × A। तो सबसे पहले हम A² कैलकुलेट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। रो टू कॉलम याद रखना, मल्टीप्लिकेशन होता है 1 × 1 + 6 + 12। फिर सेकंड कॉलम से 2 - 4 + 6। फिर थर्ड से 3 + 2 + 6। फिर अब सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 - 6 + 4। फिर सेकंड को सेकंड से 6 + 4 + 2। फिर 9 - 2 + 2। फिर इसको फर्स्ट कॉलम से 4 + 6 + 4 सेकंड से करेंगे। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे 4 3 12 + 2 + 2। इसका जो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी ये किसके इक्वल होगी, इसका आंसर आएगा 19 4। ये आ जाएगा 8 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। ये 4 2 1 3 1 4 2, ये है 1, तो 3 + 2 + यहाँ पर है 3। यहाँ पर याद रखना ये 9 - 2 प्लस यहाँ पर है 1, यहाँ पर ये 1 है, ठीक। फिर थर्ड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 + 2 प्लस यहाँ पर भी आना चाहिए 1, तो ये आ जाएगा 11। 3 9 + 2 11।
यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 8 के इक्वल, सॉरी ये 11 ही होनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3, इसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 6, 3 + 2 + 3 6 8, ठीक है। यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 8 4 4 8 14, 8 + 2 10 - 4 6, और ये आ जाएगा 15 के इक्वल। फिर आप इसको फिर से a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब से a² है, इसको आप फिर से a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a का क्यूब मिलेगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैलकुलेट करना, आपके पास a² × a करके ये मैट्रिक्स निकल कर आएगी। a क्यूब आपके पास निकल गया है, आपको 23 × a निकालना है। तो 23 को जब आप a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आप इसे ऐसा करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, आप इसे नॉर्मल इसी तरीके से पहले लिख लो। ये ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, ये आपके पास निकल कर आएगा 23 × 2 46, ये आ जाएगा 69, 23 × 3 69 -46 23, 23 × 4 92, 46 और 23। उसके बाद आपके पास है 40 × I। 40 को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ऑब्वियसली 3 × 3 का क्वेश्चन है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3 × 3 की लोगे। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स निकल कर आएगी। अब आप इसे इस इक्वेशन में पुट करो। a का क्यूब कितना आएगा हमारे पास, 63 46 69 69 - 6 23 92 46 63, उसमें से माइनस करोगे 23a, 23 46 69 69 - 46 23 92 46 23, और उसमें क्या करना है, उसमें से माइनस करना है 40i, 40 0 0 0 40 0 0 0 40। इसका आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 के इक्वल। अब एक साथ तीनों कैलकुलेशन भी हम, या तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से इसे मल्टीप्लाई करो। ये हम जनरली एक साथ भी कर सकते हैं। 63 - 23 - 40, 63 - 23 - 40, 63 - 23 43, 40 - 40 कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। 46 - 46 - 0, 0 के इक्वल। 69 - 69 0, 0 - 0 0, 69 - 69 0, 0 - 0 0, -6 + 46 40, and 40 - 40 0, 23 - 23 0, and 0 - 0 0, 92 - 92 0, 0 - 0 0, 46 - 46 0, 0 - 0 0, and 63 - 23 40, 40 - 40 0। आपके पास किसके इक्वल निकल कर आया, हमने प्रूव किया कि नल मैट्रिक्स के इक्वल। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन को अलग तरीके से दे रही है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k एक नंबर है, ठीक है, यूजुअली हम नंबर को ही k से डिनोट करते हैं, वैसे उसने क्वेश्चन प्रॉपर दिया होगा पर फिर भी आपको समझ आना चाहिए। a² = ka - 2i के इक्वल है अगर, तो आप इस इक्वेशन में रखोगे, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो k किसके इक्वल होना चाहिए। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर a² ka - 2i के इक्वल है, प्लस माइनस में मैट्रिक्स को जनरली नंबर्स की तरह इधर उधर ले जा सकते हैं, तो a² + 2i किसके इक्वल होना चाहिए, k × a के इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, a² प्लस, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो, चाहे तो इसी तरीके से इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे तो इस तरीके से a² + 2i निकाल दे। सपोज करो यहाँ पर देखो हमारे पास a² का आंसर आ रहा है 1 - 2 4 - 4, उसमें हमने 2 × i को ऐड किया तो कितना निकल कर आएगा, 1 + 2 3 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2, और उसने कहा है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है k × a के इक्वल।
तो अगर ये और ये बराबर है तो इसका मतलब k की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? ऑब्वियसली k की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। आप जिस भी तरीके से चाहो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रस्ट ने फंड किए हैं ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 डिफरेंट तरीके के बॉन्ड में उसने इन्वेस्ट किए हैं, टोटल ₹30,000। पहला जो बॉन्ड है वो पे करेगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर और सेकंड जो बॉन्ड है वो इंटरेस्ट पे करेगा 7% पर ईयर। Using matrix का multiplication, find how to divide ₹30,000 among 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800। तो वो कहना चाह रहा है कि उसके पास क्या थे, टोटल 30,000 थे, कुछ हिस्सा उसने 5% वाले बॉन्ड में लगाया और उसका बाकी बचा हुआ हिस्सा उसने कहाँ लगा दिया, 7% वाले बॉन्ड में। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन में पूछता है कि कितना पैसा उसने किस टाइप के बॉन्ड में लगाया होगा। मीन्स एक जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है उसमें कितना पैसा लगाया होगा, सपोज करो उसने एक्स रुपीज़ लगाए, और जो सेकंड टाइप का बॉन्ड है उसमें कितना लगाया होगा, 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, यानी कि बचे हुए पैसे। तो पहला बॉन्ड पे करेगा इतना, दूसरा इतना करेगा। तो वो कह रहा है कि पहले और दूसरे में आखिर उसने कितना पैसा लगाया होगा कि जो उसे टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 1,800 रुपीज़ का लास्ट में मिलेगा। तो अगर हमें बिना मैट्रिक्स से कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे करते कि ये जो है पहले बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट आएगा, एक्स का 5%, ठीक है, और दूसरे बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट आएगा, जो भी बचे हुए पैसे हैं इतना माइनस एक्स, ठीक है, इतने बचे हुए पैसे, इसका 7%। और ये पहले से इंटरेस्ट मिला हुआ है, ये दूसरे से इंटरेस्ट मिला हुआ है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1,800 के इक्वल। तो हमें इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, ये जो इंटरेस्ट है कैसे लिखें कि हमें इस टाइप का इक्वेशन मिले। हम क्या करते हैं, इस पहले वाले डेटा को इस रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो इंटरेस्ट का डेटा है 5/100 यानी कि 5%, और 7/100 यानी कि 7%, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉलम मैट्रिक्स से। अब वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये 1/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, तो कैंसिल आउट होकर हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 1/1 की ही मिलेगी। ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1,800 के इक्वल। हमने क्या किया, एक जनरली मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और हमें पता है कि जब हम x इंटू इतना बस 30,000 माइनस एक्स इंटू इतना करेंगे तो हमारे पास एक यही इक्वेशन बनेगी। तो पहले आप इस तरीके के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे आप एक इक्वेशन लिखना, इस तरीके की अगर हम बिना मैट्रिक्स के सॉल्व करते तो हमारे पास इक्वेशन बनती, और उसके बाद उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर देना। तो पहला ये वाले डेटा को हमने इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और इंटरेस्ट वाले डेटा को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका जो आंसर आएगा वो 1,800 के इक्वल निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमने बस शो करना था। उसके बाद इस तरीके से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हम नॉर्मल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1,800। ये 100 बेस सेम है, इसको उधर लेके जाएंगे, ऊपर 30,000 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इतना 700 700 700 7000 7 3 से 21 माइनस 7x इज इक्वल टू 180000। अब 5x माइनस 10x, 5x माइनस 7x माइनस 2x, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस इतना, और ये उधर जाएगा इसके, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 11 माइनस 8 3 के इक्वल, ये आ जाएगा 5x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15,000 के इक्वल, और जो बाकी बचा हुआ कितना है वो है 30,000 माइनस x, तो वो भी कितना आ जाएगा 15,000 के इक्वल। मीन्स पहले में भी उसने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और दूसरे में भी उसने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं।
अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स की बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। उनका जो भी सेलिंग प्राइस है वो 80, 60 और 40 ईच है। याद रखना, जब भी आप सेलिंग प्राइस लिखोगे तो कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना आपके लिए ज़्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगी। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। अगर आप बिना मैट्रिक्स के करते तो आप कैसे करते हैं, आपके पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की हैं। तो 10 डजन, एक डजन में 12, तो 10 में कितनी हो जाएंगी, 12 इंटू 10 यानी कि 120 केमिस्ट्री की बुक्स। 8 डजन फिजिक्स की हैं यानी कि 8 इंटू 12 96 हो जाएंगे आपके पास फिजिक्स की बुक, और 10 इंटू 12 यानी कि 120 हो जाएंगे आपके पास इको की बुक। सेलिंग प्राइस ईच का है 80, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसे, अगर 80 रुपीज उसे केमिस्ट्री में मिल रहे हैं, 120 रुपीज उसे केमिस्ट्री में, सॉरी 80 रुपीज उसे एक बुक सेल करने में मिल रहे हैं केमिस्ट्री की, तो 120 बुक अगर सेल करनी होंगी तो इसको कितने रुपीज मिलेंगे, 120 इंटू 80 प्लस 60 रुपीज उसे एक फिजिक्स की बुक में मिल रहे हैं, तो टोटल अगर वो 96 बुक बेचेगा तो उसके पास कितने रुपीज मिल जाएंगे, इतने। फिर 40 रुपीज़ ईच, 40 इंटू 120, टोटल उसे इतने रुपीज़ मिलेंगे। इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, हम बुक को क्या करते हैं, रो मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है बुक, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की, इसे एक ए मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक दूसरी मैट्रिक्स में सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक 80 रुपीज़, 60 एंड 40। ये है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का डेटा है, याद रखना। ये है केमिस्ट्री का, सॉरी यहाँ पर गलत तरीके से लिखा है, ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। ये केमिस्ट्री का, ये है फिजिक्स का और ये है इको। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन निकल कर आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप इसे सॉल्व करोगे, आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, देखो जेई का क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है, आपके पास ए मैट्रिक्स है P -1 Q -1 के इक्वल, बी मैट्रिक्स है 1 1 4 -1। उसने कहा है अगर a प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो आपको ये p और q हैं, जो नंबर्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्स के केस में एक्चुअल में a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और हम इसे प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी। हाँ, एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे एडिशन में लिखा जा सकता है कि ए बी को आगे लिख दिया, बी ए को पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स का जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहाँ पर आपको फोकस करना है। अब उसने कहा है अगर इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कब हो सकता है, जब ए बी प्लस बी ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो हम ए बी प्लस बी ए को 0 के इक्वल रखेंगे और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इसका एक दूसरा भी तरीका है कि जैसे उसने इक्वेशन दी है वैसे पुट करो और कंपेयर करो। उसने हमें दिया है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आपने a प्लस बी निकाला, फिर a प्लस बी का स्क्वायर निकाला, उससे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, तो आपके पास LHS की वैल्यू आ जाएगी। फिर राइट हैंड साइड में a स्क्वायर निकाला, फिर आपने b स्क्वायर निकाला, जैसे इसने दिया हुआ है उसको ऐड किया, इसको इसके कंपेयर किया, आपको पी और क्यू का आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, लेकिन इसमें आपके पास स्क्वायर की कैलकुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वाले वे से आपको केवल 2 ही बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ए बी प्लस बी ए 0 के बराबर होना चाहिए। अब ए की वैल्यू कितनी है, कितनी
बी की वैल्यू कितनी है 114 माइनस 1, ए इंटू बी करके कितना मिलेगा p माइनस 4, p रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, p माइनस 1 सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, q माइनस 4 ये आ जाएगा q प्लस 1। b इंटू ए जब आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 114 माइनस 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है p माइनस 1 q माइनस 1 से, तो b इंटू 1 करके आपको कितना मिलेगा p प्लस q माइनस 1 माइनस 1 4p माइनस q और माइनस 4 प्लस 1। तो आपके पास ए बी प्लस बी ए 0 के बराबर है, तो हम इसे लिख देते हैं इक्वेशन में। ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू है आपके पास p माइनस 4 p माइनस 1 q माइनस 4 q प्लस 1, इतना प्लस p इंटू ए आपके पास किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये है a इंटू बी प्लस ये है b इंटू ए, माइनस 1 माइनस ये है p प्लस q, माइनस 1 माइनस 2 4p माइनस q और यह माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले देखो जो जो इजी नज़र आ रहा है उन पे फोकस करते हैं। ये p माइनस 1 माइनस 2 किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। p माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सॉरी ये b इंटू ए इंटू बी मैट्रिक्स पर ध्यान देना। ये है p, ये वाला एलिमेंट था, यहाँ पर ये p प्लस 1 आ रहा है, तो p प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये p प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर ये होगा p प्लस 1। आप अच्छे से कैलकुलेशन करना, ठीक है। आंसर मेरा सही है यहाँ पर जो भी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास है p प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। फिर ये वाली इक्वेशन को उठाते हैं, इजी इक्वेशन लग रही है, q प्लस 1 माइनस 3 0 के इक्वल हो जाएगा, तो q की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2 के। तो यही बिना इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को उठाए, क्योंकि इससे हमें टू इक्वेशन टू अननोन से इक्वेशन सॉल्व करनी होती, हमारे पास बिना इसको उठाए p और q की वैल्यू मिल गई है, तो p और q आ जाएगा 1 और 2 के इक्वल। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी। अब आप ऐसा मत करना कि ए बी इज इक्वल टू बी के इक्वल है, तो आपने बी और बी कैंसिल कर दिया और कह दिया कि ए की वैल्यू आई के इक्वल होगी। मैट्रिक्स के केस में याद रखना, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल है तो हम जरूरी नहीं कह सकते कि ए सी के इक्वल हो या बी की वैल्यू 0 के इक्वल हो, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। ए सी के इक्वल नहीं हो तब भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी पे पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स के केस में कैंसिलेशन लॉ जो है वो हमेशा होल्ड करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको इसे कैंसिल नहीं करना है। आपके पास दिया हुआ है, लेकिन उसने इक्वेशन में दिया है कि ए बी की वैल्यू बी के इक्वल है और बी ए की वैल्यू ए के इक्वल है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो याद रखना जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास कोई पावर्स नज़र नहीं आ रही है, लीनियर फॉर्म नज़र आ रही है, तो आपको कोशिश करनी है इस इक्वेशन को चेंज करने की लीनियर फॉर्म में। तो आपने क्या किया, आपके पास ए स्क्वायर कितना दिया होगा, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है। आप दो तरीके से सोच सकते हो, देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो अगर आपको बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या करो, बी को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो आपको बी मिलेगा। अब याद रखना, अगर आपने यहाँ पर बी को पीछे से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसमें तो आप आगे से करो चाहे पीछे से करो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है, वो बी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। पहली अप्रोच आप ये ले सकते हो कि आप क्या करते हो, बी को दोनों साइड पीछे से मल्टीप्लाई कर दो, इसके भी पीछे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके भी पीछे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी इंटू बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब हम आगे क्या करें, ये तो ए बी का स्क्वायर मिल गया जो बी स्क्वायर के बराबर है, लेकिन अगर हम इसी बी को आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या बी इंटू ए बी दिया हुआ है, तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी है और हमने कहा हम बी को दोनों साइड आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो बी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल। और बी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए के इक्वल दी हुई है, तो बी इंटू ए की जगह पर हम ए पुट करेंगे, तो ए बी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल। और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी के इक्वल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर के इक्वल। यानी कि हम बी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पर बी पुट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने प्रूफ किया। फिर हमें निकालना है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, हमने बी ए किया, हमें दिया हुआ है ए के इक्वल है, तो ए के स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आगे से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होगा, हमें यहाँ पर ए बी नज़र आएगा। तो ए बी इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बी की जगह पर क्या पुट किया, बी पुट कर दिया, तो बी ए की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और बी ए कितना दिया हुआ है, अगेन ए के इक्वल दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस ए स्क्वायर की जगह पर ए पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी के इक्वल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें दिया है आई मैट्रिक्स इतनी है, ए मैट्रिक्स इतनी है, तो आपको ए आई प्लस बी ए का क्यूब निकालना है। यहाँ पर ये जो ए और बी है ये कोई नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको ए के साथ आई का कॉम्बिनेशन या एक ऐसी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन दिया रहता है जो कम्यूट कर रही हो, उसने या तो दिया हुआ है कम्यूट कर रही हो, अगर उसने ए और आई दिया है लेकिन उसने दिया नहीं कि कम्यूट कर रही है, तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ए आई इंटू आई ए होता है, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी कम्यूट करती ही है। तो इसको हम जनरली नॉर्मल फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ए आई प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए इस तरीके से कैलकुलेट करें। हम इसमें नॉर्मल ए प्लस बी का क्यूब लगा सकते हैं। तो ए आई प्लस बी ए का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए आई का क्यूब, ये कोई नंबर है, ठीक है, प्लस बी ए का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। इसको ए की तरह समझा है, इस पूरे को बी की तरह हमने लिया है। ये तो नंबर है, ए का क्यूब से इस तरीके से लिखा, इंटू आई का क्यूब प्लस बी का क्यूब इंटू ए का क्यूब प्लस 3ab। नंबर्स को हम आगे लेके आ गए सारे के सारे, और यहाँ पर लिखा आई इंटू ए, इंटू में ए आई प्लस बी ए। हमें पता है कि आई जो है वो एनालॉगस 1 की तरह बिहेव करता है, तो आई का क्यूब आई मैट्रिक्स ही आएगी, तो ए क्यूब इंटू आई प्लस यहाँ पर हमने बी का क्यूब इंटू ए का क्यूब करना है। तो पहले हम ए का क्यूब या ए का स्क्वायर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो निकाल कर देखते हैं। अगर हम ए का स्क्वायर निकालेंगे तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 1, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगी। ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स है तो फिर से उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली फिर से ए का क्यूब भी हमारे पास नल मैट्रिक्स ही निकल कर आएगा। तो ये टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इसको इसी तरीके से रखते हैं, हमारे पास बचेगा कितना, ए क्यूब इंटू आई प्लस आई इंटू ए करेंगे, जैसे नंबर्स में किसी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही मिलता है, वैसे मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए इंटू आई की जगह पर हम यहाँ पर ए लिख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा ए आई, यहाँ पर ए इंटू आई ए मत लिख देना क्योंकि ये एक नंबर है, ठीक है। जैसे कि 2 है तो 2 इंटू आई, नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो आपके पास ये आ जाएगा ए क्यूब इंटू आई, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो करता है। तो 3a स्क्वायर बी, ये तो नंबर है, इसे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो a इंटू आई फिर से यहाँ पर a हो जाएगा प्लस 3ab का स्क्वायर, और a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 0 के बराबर था, तो ये एक नल मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। नल मैट्रिक्स को हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा
ए क्यू इंटू आई प्लस 3a² इंटू ए। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनली कितना निकल कर आएगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 ऐसे ही आपके पास कहाँ तक वैल्यू जा रही है 1 and 1 1 तक, और ये किसके इक्वल है 1 378 0 1 के इक्वल। तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू होनी चाहिए? क्या वो 4 होगी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 इन 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल कर आएगा, या n की वैल्यू 5 होगी कि हम फर्स्ट 5 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि इतनी वैल्यू निकल कर आएगी? वो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब हम पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 1 3 0 1, हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल कर आएगी। जब हम इस मैट्रिक्स को फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हम पहले 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 0 1, तो हमारे पास 1 1 1 प्लस 0 1 1 3 3 प्लस 3 6 0 प्लस 0 0, हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल कर आएगी। फिर हम पहली जो 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1601 को अगर हम 1401 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11001। तो याद रखना, जब हम पहली मैट्रिक्स को रख रहे हैं, ये नॉर्मल पहली मैट्रिक्स को रखी, बाकी सारे की सबकी वैल्यू तो सेम है। जब केवल पहली मैट्रिक्स थी तो वहाँ पर 1101, यहाँ पर 1 था। पहली 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा था। पहली 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो इस पोजीशन में 6 आ रहा है। पहली 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10 आ रहा है। तो पहली कितनी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 378 आना चाहिए। तो हम इसे किस तरीके से सोच सकते हैं कि देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। पहली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मीन्स खुद ही वो मैट्रिक्स उस पोजीशन पे 1 आ रहा था, ये वाली पोजीशन पर। पहली 2 को मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा था, पहली 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा था, पहली 4 को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा था। तो पहली कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली कितनी मैट्रिक्सेस को कि हमारे पास यहाँ पर 378 मिल जाए। तो अगर मैं इसके लिए नंबर ऑफ टर्म निकालूं कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, तो क्या मुझे वो नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिल जाएंगी कि पहली मैंने कितनी मल्टीप्लाई करी कि मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, अगर हमारे पास ये 4 ही टर्म होती तो हम कहते पहली 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास उस पोजीशन में 10 मिल रहा था। मीन्स पहली 4 मैट्रिक्स को अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो 10 है इसकी पोजीशन भी इसके हिसाब से 4th पोजीशन पर है, ये जो है ये 3rd पोजीशन पर है, और ये पहली 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके निकल रहा है। तो इसकी अगर हम पोजीशन निकाल लें कि ये कौन सी पोजीशन पर है, मान लो ये सपोज करो 10th पोजीशन पर आता है, तो हम कहते हैं पहली 10 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर है ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कौन से नंबर पर आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू। हमारे पास क्या है, हम देखेंगे कि कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये कोई AP या GP तो है नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कोई रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का नंबर है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये 1 है, ये जो सेकंड टर्म है ये 1 + 2 करके मिलेगी, ये जो थर्ड टर्म है ये 1 + 2 + 3 करके मिल रही है, फोर्थ टर्म जो है ये 1 + 2 + 3 + 4 करके मिलेगी। तो जो भी इसकी nth टर्म होगी, ये नहीं कोई भी nth टर्म होगी, तो वो 1 + 2 + 3 + n करके मिलेगी। और 1 + 2 + 3 + n कितना होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n + 1/2। तो ये हमारे पास है जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी हो इसमें, तो मैं n की जगह पर 1 पुट करूँगी, 1 1 + 1 2 × 2 वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी हो तो मैं n की जगह पर 3 पुट करूँगी, मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो ऐसे ही मुझे क्या करनी है, अब मुझे
ये तो पता नहीं है कि 378 कौन सी टर्म पर है, लेकिन मुझे 378 के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर हमारे पास टर्म है 378 और इसके लिए मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 378 इंटू 756 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। आगे की कैलकुलेशन यहाँ पर है, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27 के इक्वल। तो आपके पास ये जो है ये 27 पोजीशन पर है, मींस पहली 27 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये 378 निकल कर आ रहा होगा, ठीक। आपके पास ये था क्वेश्चन। फिर उसके पास कुछ रूल हैं, अगर आपको पढ़े इसमें से आप देखना, इसे समझना कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ये आपके पास एपी में आया होगा कि इस तरीके का अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में होता है, सेकंड डिफरेंस एपी में होता है, तो हम जनरल टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, मैट्रिक्स A इज सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस AI। तो AN किसके इक्वल होगा। अब आप क्या करोगे, अगर आपको A स्क्वायर दिया है 2A माइनस आई के, अब यहाँ पे देखो AN की जो भी वैल्यू है वहाँ पर जो भी इसके ऑप्शन में आंसर है A की कहीं पर भी पावर नहीं है, A लीनियर फॉर्म में है। तो हम A क्यूब के लिए निकाल के देखते हैं, अगर A स्क्वायर माइनस 2A माइनस आई है तो पहले तो हम इनमें से n की जगह पर ये जो आंसर है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए काम कर रहा है, तो हम n की जगह पर 2 रख के देखते हैं कि n की जगह पर 2 रखा तो A स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पर, इन चारों में से सब में क्या 2A माइनस आई के इक्वल निकल कर आ रही है, या कोई ऐसा भी है जिसमें 2A माइनस आई नहीं आ रही। जैसे कि सपोज करो मीन्स हीट एंड ट्रायल टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपने n की जगह पर 2 रखा, फर्स्ट ऑप्शन में 2A माइनस आई, ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में रखेंगे n की जगह पर तो तब भी सेम आंसर आ रहा है, दोनों करेक्ट हो सकते थे। थर्ड में रखा तो आपके पास 2 की पावर क्यूब A माइनस आई आ रहा है, मीन्स ये ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। फोर्थ में 2 की पावर क्यूब A माइनस आई आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहीं से एलिमिनेट हो गया है। तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे, नहीं तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि A स्क्वायर किसके इक्वल है 2A माइनस आई के, A का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, आपने दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2A का स्क्वायर माइनस आई ए के स्क्वायर की जगह पर, क्योंकि हमें लीनियर फॉर्म में चेंज करना है तो A स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे गिवन इक्वेशन से। ये बन जाएगा 4A माइनस 2I माइनस A, यानी कि 3A माइनस 2I। जब आपने A क्यूब की वैल्यू निकाली तो आपको 3A माइनस 2I मिल रहा है। फिर अगर आप A4 निकालना चाहते हो तो इस A क्यूब को फिर से A से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये पूरी इक्वेशन भी 3A माइनस 2I A से मल्टीप्लाई होगी। आगे से करो या पीछे से करो, आपके पास सेम आंसर इस केस में आएगा, क्योंकि ये भी कन्वर्ट करता है और A स्क्वायर इंटू A आगे या पीछे से सेम ही आंसर देगा। तो 2I इंटू A के बराबर हो जाएगा। A स्क्वायर की वैल्यू रखी 2A माइनस आई माइनस 2A, तो ये आ जाएगा 4A माइनस 3I। तो आप एक नोटिस करो एक पैटर्न, जब आपने A स्क्वायर निकाला तो आपको 2A माइनस आई मिल रहा है, जब आपने A क्यूब निकाला तो आपको 3A माइनस 2I मिल रहा है, जब आपने A4 निकाला तो आपको 4A माइनस 3I मिल रहा है। तो जब आप AN निकालोगे तो यहाँ पर आपको n मिलेगा इंटू A माइनस n माइनस 1I आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि जब आप A4 निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, उसके साथ A माइनस 4 से 1 कम 3, उसके साथ आ रहा है I। जब आप AN कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे n इंटू A माइनस n से 1 कम n माइनस 1 इंटू I ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि आपको एक पैटर्न का पता चल गया है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होगा, कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से। थैंक यू।